मूवी की शुरुआत होती है कोर्टनी नाम की लेडी से, जो अपनी छोटी सिस्टर के साथ कार में कहीं जा रही थी। ड्राइव करते वक्त कुछ सेकंड्स के लिए उसका ध्यान अपने मोबाइल पर जाता है। तभी उसकी कार क्रैश होकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। अब 9 साल बाद हम देखते हैं कि कोर्टनी एक मेडिकल स्टूडेंट है और एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है। दरअसल उस एक्सीडेंट में कोर्टनी तो बच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई। एक दिन वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट से मिलती है जो कुछ देर के लिए मरकर वापस जिंदा हो गई थी। कोर्टनी उस पेशेंट को बताती है कि कुछ मिनट के लिए उसकी हार्ट बीट कम्प्लीटली स्टॉप हो गई थी। तो उस समय उसने कुछ देखा या उसे कुछ फील हुआ, लेकिन वो पेशेंट उसका कोई जवाब नहीं देती और नर्सेज आकर उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं। एक दिन लाइब्रेरी में आफ्टर लाइफ सब्जेक्ट पर रिसर्च करते वक्त वो नोटिस करती है कि उसकी एक इंटर्न फ्रेंड सोफिया अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट ना कर पाने पर रो रही थी, क्योंकि उसका मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसने सिर्फ अपने माँ के फोर्स करने पर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था। तभी कोर्टनी उसकी स्टडीज में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसके बदले में अपने एक प्रोजेक्ट में हेल्प करने को कहती है। फिर वो अपने एक और फ्रेंड जेमी को आधी रात हॉस्पिटल के पुराने बिल्डिंग के बेसमेंट में अकेले मिलने को बुलाती है। जेमी के वहां पहुंचने पर वो देखता है कि कोर्टनी के साथ सोफिया भी है और वहां सारी मशीन्स वर्किंग कंडीशन में थी। दरअसल वो बेसमेंट एरिया फुली फंक्शनल था, जो हॉस्पिटल वालों ने नेचुरल डिजास्टर या पावर आउटेज जैसी इमरजेंसी के लिए अरेंज किया हुआ था। लेकिन इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि कोर्टनी ने उन्हें यहाँ किस लिए बुलाया था। तभी वो बताती है कि वो एक फ्लैट लाइनर नाम का एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, जिससे वो पता कर सके कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ में क्या होता है। दरअसल उसने हॉस्पिटल में मरने वाले लोगों के पोस्टमार्टम स्कैन को स्टडी किया था, जिसमें उसे पता चला कि मरने के तुरंत बाद उन्हें सफेद लाइट दिखाई देती है और उनका ब्रेन कुछ समय के लिए जिंदा रहता है, और इसी समय के दौरान उनके ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें क्या क्या दिखाई देता है, यही सब जानने के लिए कोर्टनी ये एक्सपेरिमेंट खुद पर करना चाहती थी, जिसमें उसके हार्ट को 60 सेकेंड्स के लिए स्टॉप करना होगा और उसकी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी, जिसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू उसे वापस जिंदा किया जाएगा। एंड अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो वो आफ्टर लाइफ थ्योरी को प्रूव करने वाले पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं, जिससे उनका करियर और लाइफ दोनों चेंज हो जाएगा। कोर्टनी की बात सुनकर दोनों तो पहले ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट करने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर कोर्टनी उन्हें बताती है कि उसने एक डॉक्यूमेंट पर साइन करके उस पर मेंशन किया है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो अकेली रिस्पॉन्सिबल है, जिससे उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दोनों इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाते हैं और कोर्टनी स्कैनर में जाने के लिए रेडी होने लगती है। उसके बाद उसे इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं और शॉक देकर उसके हार्ट को स्टॉप किया जाता है। अब कोर्टनी एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहां उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। 60 सेकंड होने पर जेमी उसे शॉक देकर फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। पैनिक होकर अब वो लोग अलग अलग तरीके ट्राई करने लगते हैं, लेकिन सारे फेल हो जाते हैं। जिसके बाद सोफिया उनके एक और इंटर्न फ्रेंड रे को मैसेज करके इमीडिएटली बेसमेंट में आने को कहती है। रे उसका मैसेज पढ़कर तुरंत बेसमेंट की तरफ भागने लगता है और कोर्टनी के पास पहुंचकर उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। रे उनके बैच का सबसे ब्राइट स्टूडेंट था, जो एक प्रोसेस के थ्रू कोर्टनी को जिंदा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वहां रे का पीछा करते हुए उनकी एक और फ्रेंड मार्लो भी आ जाती है और उसे भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है। उनके पूछने पर कोर्टनी बताती है कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से फ्री हो गई थी और आसमान में फ्लोट करने लगी थी, जहां से वो उन सबको देख सकती थी, यहाँ तक कि वो खुद को भी देख सकती थी। और उसे ऐसी ऐसी जगह दिखाई दे रही थी जहां वो लाइफ में कभी वहां गई ही नहीं। फिर रिकॉर्ड की हुई कोर्टनी की ब्रेन एक्टिविटी को देखने पर उन्हें ब्रेन में कुछ पार्ट्स में लाइटनिंग स्पार्क दिखाई देती है, जो उनके लिए सरप्राइजिंग था। अब कुछ दिन तक कोर्टनी के फ्रेंड नोटिस करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद कोर्टनी फिजिकली और मेंटली बहुत चेंज हो गई थी। उसे अपने सिलेबस के स्टडीज के अलावा आउट ऑफ सिलेबस के आंसर भी पता होने लगे थे,
यहाँ तक कि वो 12 साल के गैप के बाद भी पियानो एकदम फ्लुएंटली प्ले करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ब्रेन फिर से रिवायर्ड होकर भूली हुई बातें भी रिकवर करने लगा था और अब ज्यादा हायर कैपेसिटी में फंक्शन हो रहा था। लेकिन उसी रात कोर्टनी अपने घर के बाथटब में किसी की परछाई नोटिस करती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, पर इसे वो एक वहम समझती है और इस बारे में किसी को नहीं बताती। अब कोर्टनी के ब्रेन पावर्स को देख रे के मना करने के बावजूद जेमी भी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी होता है। जेमी के एक्सपेरिमेंट के दौरान जिंदा होने से पहले उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। फिर उसका एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल होने के बाद सारे लोग खुशी में पार्टी कर एंजॉय करने लगते हैं। दूसरे दिन जेमी हॉस्पिटल में बिना किसी सीनियर की हेल्प लिए एक पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन देकर सही समय पर उसकी जान बचाता है, जिसे देख मार्लो भी वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे एक पेशेंट दिखाई देता है जिसे वो ट्रीट कर रही थी। अब बाकी तीनों की ब्रेन पावर्स बढ़ते देख सोफिया भी उस एक्सपेरिमेंट को करने जाती है। उसे भी उसका एक पास्ट इवेंट दिखाई देता है जहां उसने जेलस होकर कॉलेज की एक स्कॉलर क्लासमेट की प्राइवेट फोटोज लीक कर दिए थे, जिसके बाद उस लड़की की काफी बदनामी हो गई। सोफिया को जिंदा करते ही वहां बिल्डिंग के सिक्योरिटी आ जाते हैं, जिनसे बचकर वो लोग एक पार्टी में चले जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी कोर्टनी को वहां एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसे वो अपनी सिस्टर समझ रही थी। उसे फॉलो करते हुए पार्किंग लॉट में पहुंचने पर वो बच्ची अचानक गायब हो जाती है, जिसके बाद उसे एक विजन आता है जहां उसे उसकी एक्सीडेंट वाली कार डैमेज कंडीशन में दिखाई देती है। उस कार के पास जाकर देखने पर उसे उसकी सिस्टर की डेड बॉडी पानी में तैरते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और घर जाने लगती है। पार्टी के बाद रे मार्लो को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जहां मार्लो उसका एक सीक्रेट रिवील करती है कि उसने गलती से एक पेशेंट को गलत मेडिसिन दे दी थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और फ्लैटलाइन एक्सपेरिमेंट में उसने उस पेशेंट को देखा था। इसके बाद जेमी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन पास जाने पर वहां कोई भी नहीं होता। तभी जेमी को कोर्टनी का कॉल आता है और वो बताती है कि उसे उसकी डेड सिस्टर दिखाई देती है। जेमी समझ जाता है कि कोर्टनी के साथ भी उसकी तरह कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वो उससे मिलने उसके घर जाने लगता है। कोर्टनी अपने घर में एंट्री करते ही उसे वहां उसकी सिस्टर दिखाई देती है, जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। फिर अचानक जब उसकी सिस्टर उस पर अटैक करने जाती है तो वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर उसे धक्का देती है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। दूसरे दिन जब उन चारों को कोर्टनी के डेथ की खबर मिलती है तो वो सारे शॉक हो जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर किसी को उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलेगा तो उनका करियर खत्म हो जाएगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड उनके पास जो भी प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग्स, नोट्स हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जेमी कोर्टनी के घर जाकर उसके पास रही सारी रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ्स लेकर आने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके घर से उसे कोर्टनी का लैपटॉप और नोट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता। उसे लगता है कि कोर्टनी का फ़ोन शायद उसके पास ही रहा होगा जब उसकी डेथ हुई थी, इसलिए वो मार्लो को मॉर्चरी रूम में जाकर उसका फ़ोन ढूंढने को कहता है। मार्लो कोर्टनी का फ़ोन ढूंढ लेती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट्स चली जाती है और उसे वो पेशेंट दिखाई देता है जिसको उसने मारा था। लेकिन कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब जेमी को अपने बोट हाउस में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के विजन्स आते हैं और रेडियो पर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और गलती से पानी में गिर जाता है। तभी कोई उसके हाथ पर नाइफ से अटैक कर उसे घायल कर देता है। फिर वो लोग कोर्टनी के मोबाइल पर उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसे उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग सुनने पर उन्हें पता चलता है कि कोर्टनी को अपनी सिस्टर दिखाई दे रही थी, जिसे देख जेमी भी अपना एक सीक्रेट रिवील करता है
कि जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई तभी उसने अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे ब्रेकअप कर लिया था और उसे भी उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर सोफिया भी उनके सामने अपने क्लासमेट का सीक्रेट रिवील करती है, लेकिन मार्लो अपना करियर सेव करने के लिए उस पेशेंट के बारे में कुछ नहीं बताती। उसके बाद सोफिया को भी उसके मोबाइल पर अननोन मैसेजेस आते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। लिफ्ट से जाते वक्त अचानक लिफ्ट फुल स्पीड में ऊपर जाने लगती है और एक जगह आकर रुक जाती है। फिर उसे उसके हाई स्कूल का डरावना लैब दिखाई देता है, जहां उसने उसकी फ्रेंड के फोटोज लीक किए थे। अब जैसे ही लिफ्ट का डोर बंद होने लगता है, उसे अपनी फ्रेंड दिखाई देती है और वो डर जाती है। फिर सारे डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जिन लोगों को हर्ट किया है उनसे वो अपोलोजाइज करेंगे और अपनी गलती सुधार लेंगे, लेकिन मार्लो इसके लिए एग्री नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि हॉस्पिटल के डीन को सच्चाई बताने से वो पेशेंट वापस नहीं आने वाला और साथ ही उसका पूरा करियर खत्म हो सकता था। सोफिया अपने फ्रेंड से मिलकर उसे सच्चाई बता देती है कि उसके प्राइवेट फोटोज उसी ने लीक किए थे, जिसके लिए अब वो गिल्टी फील कर रही है और उसे माफ़ी मांगती है। उसकी फ्रेंड उस इंसिडेंट को पुरानी बात समझकर सोफिया को माफ़ कर देती है। जेमी भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है और उसके साथ अपने बेटे को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे माफ़ कर देती है। फिर मार्लो को जेमी और सोफिया से पता चलता है कि उनके अपोलोजाइज करने के बाद उन्हें अब कोई भी विजन्स नहीं आ रहे थे। कार से जाते वक्त फिर से वो पेशेंट मार्लो पर अटैक करने लगता है, जिससे उसका माइनर एक्सीडेंट होता है और लकीली वो बच जाती है। कुछ देर बाद मार्लो का मैसेज देखकर रे को लगता है कि वो किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जेमी और सोफिया की मदद से उसे ढूंढने लगता है। फिर उसकी कार हॉस्पिटल में ही दिखाई देने पर वो बेसमेंट की तरफ भागने लगता है। वहां पहुंचकर रे और सोफिया देखते हैं कि मार्लो फ्लैट लाइन हो गई थी। दरअसल अपने हेलुसिनेशन से फ्रस्ट्रेटेड होकर मार्लो ने डिसाइड किया था कि हॉस्पिटल में डीन के सामने कन्फेस करने से अच्छा आफ्टर लाइफ में जाकर उस पेशेंट से माफ़ी मांग ले, ताकि एटलीस्ट उसका करियर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फिर रे और सोफिया को पता चलता है कि उस एक्सपेरिमेंट को किए हुए उसे 4 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, जिसके बाद वो उसे तुरंत जिंदा करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर लाइफ में मार्लो को वो पेशेंट दिखाई देने पर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उस पर अटैक करने लगता है। फिर मार्लो एक बाथटब में गिर जाती है और सफोकेटेड होकर मरने लगती है। रे हर तरीके ट्राई करता है उसे जिंदा करने की, लेकिन मार्लो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। उसके बाद रे उसे एड्रेनलिन नाम की इंजेक्शन देता है, जिससे मार्लो एक स्टॉर्म में खिंची जाने लगती है। तभी वहाँ उसे कोर्टनी दिखाई देती है, जो कहती है कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा, यानी अपनी गलती को कन्फेस करना होगा। फिर रे के सीआरपी शॉक देने से उसकी हार्ट बीट फिर से स्टार्ट होती है और वो जिंदा हो जाती है। अब मार्लो डीन से मिलकर कन्फेस करती है कि उसकी वजह से एक पेशेंट की डेथ हुई थी और अपनी गलती छुपाने के लिए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मॉडिफाई की थी। कन्फेशन सुनने के बाद उसे प्रोबेशन पर रखा जाता है, यानी उसके खिलाफ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कुछ महीने के लिए उसके काम और बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर वो लोग कोर्टनी के लैपटॉप को पानी में फेंक उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें फ्लैट लाइन एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल्स थी। मूवी के आखिरी सीन में चारों एक बार में कोर्टनी की याद में सेलिब्रेट करने लगते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। दरअसल ये कोई हॉरर मूवी नहीं है जहां उन्हें गोस्ट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जेमी और सोफिया को दिखाई देने वाले उनके गर्लफ्रेंड और फ्रेंड दोनों जिंदा थे। वो पैरानॉर्मल इवेंट्स इनफैक्ट उनका हेलुसिनेशन था, जहां वो उन लोगों को इमेजिन कर रहे थे जिनके साथ उन्होंने कुछ गलत किया था। एक्चुअली जब उन्होंने अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया तो उनके ब्रेन के एमिगडाला एरिया में इफेक्ट पड़ा, जहां इमोशंस और स्ट्रेस स्टोर होते हैं। एक्सपेरिमेंट से उनका ब्रेन तो हायर कैपेसिटी में फंक्शन कर रहा था, लेकिन इसके अलावा उनके स्ट्रेस और इमोशन भी उनके ब्रेन को डोमिनेट करने लगे थे। कोर्टनी हमेशा अपनी सिस्टर की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करती थी,
जिस वजह से वो उसे हेलुसिनेट करने लग गई थी और उसका हेलुसिनेशन इतना बढ़ गया था कि मरते वक्त भी वो इमेजिन करती है कि उसकी सिस्टर ने उसे पुश किया था, लेकिन रियलिटी में वो खुद ही गलती से नीचे गिरकर मर गई थी। सेम उसी तरह बाकी तीनों के ब्रेन भी उनके स्ट्रेस को इंक्रीज कर उन्हें हेलुसिनेट करवा रहे थे। जेमी पर किया गया नाइफ अटैक उसकी गर्लफ्रेंड ने नहीं, बल्कि उसने खुद ही घबराहट में अपने आप को हर्ट किया था। फ्लैटलाइन एक्सपेरिमेंट को पहली बार ट्राई करने के दौरान कोर्टनी ने दरअसल उनसे झूठ कहा था कि उस एक्सपेरिमेंट से उनका नाम बनेगा, उन्हें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन रियलिटी में तो वो आफ्टर लाइफ में अपनी सिस्टर से मिलकर उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। मूवी के आखिरी सीन में बार में एक आदमी पियानो पर वही म्यूजिक बजाता है जो कोर्टनी ने एक बार प्ले किया था। दरअसल इसका कोर्टनी से कुछ लेना देना नहीं था और वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का नाम है फ्लैटलाइनर्स, जो 2017 में रिलीज हुई थी।